अब बेटा आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो था संसार के लोग किससे पीड़ित थे, है ना। तो अनिमेश इसका आंसर क्या आएगा? बताए फोर्थ ऑप्शन घ ना। ऐसे क्यों? रीजंस क्या होगा? नो पता नहीं। हाँ बेटा बताए। विभाग शब्द का अर्थ है गर्मी। कविता में लोग गर्मी से बचना चाहते हैं और बारिश और कवि उनको गर्मी से बचाने के लिए बादलों को उत्साहित करते हैं। इस कारण इसका उत्तर घ ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, तो ये होगा उत्साह। राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा ठीक है। संगतकार कविता के अनुसार सरगम को लादने में जैसे कवि क्या अभिप्राय है? इसका क्या आंसर है बेटा? अच्छा इसका थर्ड ऑप्शन है ना का। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन सारा है। उसके बाद 11। एक मिनट, उसके बाद ऑनलाइन कॉपीज भी चेक कर लेंगे। इलेवन का दैट इज फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन कौन लिखे हैं बेटा? अच्छा तुमने लिखा? अच्छा खड़े हो जाओ, क्वेश्चन को पहले बोलो। क्वेश्चन क्या है? लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान क्यों माना है? लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान क्यों माना है ना। हाँ क्या लिखा है इसका आंसर? लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान कहा है क्योंकि वे मुस्लिम होने के बाद भी बालाजी मंदिर में शहनाई बजाया करते थे और न ही भारत रत्न मिलने के बाद उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया। वे जरा भी घमंडी नहीं थे। इतनी अच्छी शहनाई बजाने के बाद भी वे ईश्वर से सच्चे सुख की मांग करते थे। ओके बेटा, और कौन लिखा? तो क्या लिखा? अब लेखक बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित कारणों के चलते उन्हें वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान मानता है। बिस्मिल्लाह खान मिलिट्री संस्कृति के प्रतीक थे। वह मुसलमान थे, परंतु इसके बावजूद वे काशी विश्वनाथ व बालाजी मंदिर में रियाज किया करते थे और हर धर्म को सम्मान देते थे। भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में कोई भी अंतर नहीं आया और वह दिखावे की दुनिया में भी नहीं घुसे थे। ओके बैठो, तुमने क्या लिखा? यज्ञ वृक्ष के अनुसार बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान की नैतिकता, समाज सुधार काम, गंगा जमुनी संस्कृति, उनकी संगीत के प्रति प्रेम, सीधा सरल जीवन, रियाज करने की इच्छा अथवा भारत रत्न प्राप्त करने के बाद भी वही सरल जीवन जीने की इच्छा और स्वादी व्यवहार के कारण माना है। ठीक है, और कौन लिखा? तुम क्या लिखा तो बताओ। लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान माना है क्योंकि वे मुसलमान थे, लेकिन वे हर धर्म का आदर करते थे। भारत का सबसे उत्तम पुरस्कार भारत रत्न पाने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और न ही कोई अहंकार नजर आया। इतने सफल होने के बाद भी वे रोज यही दुआ करते थे कि ईश्वर उन्हें फटी सुर न दे, चाहे लूंगी फटी क्यों ना हो, कल सिल जाएगा। ओके बट तो अभी वैष्णवी तुम लोगों ने आंसर सेंड किया। फर्स्ट का था, ये दोनों तो करेक्ट हुआ। अच्छा अभी इसमें कुछ मॉडल आंसर है, कौन रीड करके सुनाओगे? रीड कौन करोगे? लो रीड करो। लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान कहा है। इसके कई कारण हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द व मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे अपना जीवन सीधे साधे ढंग से व्यतीत करते थे। उन्होंने दोनों धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। वे पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे। उनकी बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में भी आस्था थी। मोहर्रम पर वे नौहा बजाते थे।
तो संकट मोचन मंदिर पर संगीत आयोजन में भाग लेने भी जाते थे। उनकी 14 वर्ष की आयु होते ही अपने बड़ों द्वारा दादा, पिता, नाना, मामा से बालाजी मंदिर में पारंपरिक रूप से होने वाले शहनाई के रियाज की शिक्षा शुरू हो गई। ओके, सिट डाउन। हाँ बेटा श्रेया, ये जो तुमने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा नहीं है, मैं इसके आंसर सेंड कर रहा हूँ। जो वो वाला बालाजी मंदिर वाला पॉइंट भी आना चाहिए, एज वेल एज काशी विश्वनाथ वाले मंदिर का भी नाम आना चाहिए, मुहर्रम के बारे में भी आना चाहिए, ठीक है ना। सब तो एक ही पॉइंट और जाता है, पूरा पैराग्राफ तो एक ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है मैं। तो एग्जाम्पल के साथ ही तो करना है ना। सर्विस के तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट भी तो हैं। तो एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया मैं यहाँ पे किस कि जो मॉडल आंसर है उसमें एक ही पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है कि वो हर धर्म को आदर सम्मान कैसे करते थे, बस इसी को पूरे आंसर में एक्सप्लेन किया है और कोई पॉइंट ही नहीं एक्सप्लेन किया। और कौन सा पॉइंट है सर वो भारत रत्न के हाँ, ये वाला भारत रत्न वाला पॉइंट भी आ जाना चाहिए। खुदा का दुआ वाला, ठीक है, 2 पॉइंट पे आ जाना चाहिए। 2 पॉइंट और इसमें जोड़ देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो श्रेया इसी को और थोड़ा इलाबोरेट करके लिख देना, कुछ पॉइंट्स और डाल देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वैष्णवी लिखी, ये दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा सेकंड का आंसर कौन कौन लिखा बेटा, नहीं लिखा। से 47 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। स्कूल कॉलेज का माहौल परिवर्तित हो रहा था। ऐसे में देश की पुकार सुनकर लेखिका मनु भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे किए और जुलूस निकाले। हर आंदोलन में उन्होंने न केवल अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया, बल्कि युवाओं को भी प्रोत्साहित किया। आंसर तो सभी का सही जाएगा। व्यक्ति ठीक है। हाँ, इसी करके प्रैक्टिस तक हो जाएगा। लगती है फर्स्ट का तो घ है और सेकंड का ग है। तुमने किसके साथ इसको लिखा बेटा? ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, कुछ ठीक से नहीं लिखा।
हाँ लक्षित बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट में तो और भी चीज़ लिखना है। ये वाला तो ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, सॉरी थर्ड वाला। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है बेटा, बालगोविंद भगत वाला ना बेटा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हाँ, तुम आ जाओ, तुम्हारा कॉपी में क्या लिखा देखिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के हाँ अचरज का कारण क्यों था? हाँ हाँ लिखा तुमने? अच्छा बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन का मीनिंग पता है ना? यस सर। बाल गोविंद भगत अपने दिनचर्या के पक्के थे। उन्हें गर्मी अथवा ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माघ की किटकिटाती ठंड में भी वो भोर में उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे और उसके बाद उनके गांव के पास पोखरे के भिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते थे, जिस समय बाकी सारे लोग आराम से कंबल में सोए रहते थे। और वो भादों की अधिरतियों में भी पद गाया करते थे, जिस समय भी सारे लोग सो रहे होते थे। इससे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज दिनचर्या ना, दिनचर्या। अच्छा उसमें तो हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। दिन आश्चर्य दिनचर्या, ओके चलो। तुमने क्या लिखा? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज इसलिए बन गई थी क्योंकि वृद्ध होने के बावजूद भी वे अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। वे अकेले खेती करते थे तथा सर्दियों में भी गांव से 2 मील गंगा में जाकर स्नान किया करते थे। हाँ ये वाला पॉइंट तो मैं नहीं लिखा, गंगा में स्नान करने वाला लिखा था? लिखा, अच्छा ठीक है, ओके। वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनमें पूर्ति की कमी नहीं थी। गंगा एक कितना दिया बुक में? सर 2 मील सर नहाने वाली थी। गंगा 30 मील है सर। गंगा 30 मील है, वहाँ पर वो पूजा करने जाते थे। एक बार वो साथ में 30 मील दिया ना सर? 30 मील गंगा है और 2 मील वो ठंडियों में जाते थे नहाने के लिए। और उसमें वो जो था ना, 30 मील कौन जाएगा? नहीं हर दिन नहीं, सर्दियों में भी तो नहाना तो हर दिन नहाता है। हर साल वो हर साल हाँ माने प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष वो हाँ गंगा स्नान के लिए जाता है, हर दिन नहीं, हर दिन नहीं, हर दिन तो एवरी ईयर होगा बेटा। तुमने हर दिन लिखा? इसने हर दिन गंगा लिखा, लेकिन इसने रॉन्गली किया, इसने नदी का नाम गंगा डाल दिया। अच्छा तो मिस्टेक हो गया। नदी का नाम भी गंगा ही हो गया। अच्छा श्रेया ने गंगा स्नान वाला शायद नहीं लिखी, वो भी पॉइंट को पुट कर देना। ठीक, अच्छा ओके। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 12 का फर्स्ट पार्ट ना। एक मिनट और एक कॉपी चेक हो।
2 मील सर्दियों में। हाँ वैष्णवी और श्रेया, ये जो प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे वो वाला लिखा नहीं तुम दोनों किसी ने भी, उसको लिख देना, बाकी तो ठीक है। बुक में लिखा है ना गंगा स्नान वाला, लिखा है ना वर्ष, वो वाला पॉइंट श्रेया और वैष्णवी दोनों ने नहीं लिखे। अच्छा देखता हूँ लक्षित ने लिखा कि नहीं। और लक्षित थोड़ा हैंड राइटिंग को सही करो बेटा। अच्छा अच्छा ओके ओके बेटा, ईमेल से डब्बे के अंदर है, बॉक्स के अंदर है। नहीं आता है। अच्छा देखते हैं, अभी ये वाला हो जाए बाद में देखते हैं, अभी उसके वो चेक कर लेंगे मार्किंग स्कीम में क्या होता है। ओके 12 का फर्स्ट पार्ट, 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक मिनट चेक करता हूँ 12 का फर्स्ट पार्ट। फिर साइंस का भी रिवीजन करना है सारे, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। अच्छा 12 का फर्स्ट पार्ट ना, अच्छा क्वेश्चन को रीड करो फिर, हाँ तुम करो क्वेश्चन को रीड करो 12 का फर्स्ट पार्ट। गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा तुमने? सर अभी लिख रहा हूँ। ओहो बैठो, तुम लोग लिखे बेटा? नहीं लिखे? तुम लिखा? तुमने लिखा? हाँ बोली। हाँ गोपियों ने यह कहा है क्योंकि उनके अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और उद्धव को भेजकर वह अपनी राजनीति तथा अपने चतुरता का दिखावा कर रहे हैं। यह कथन समकालीन राजनीति में भी नजर आता है। आज के नेता लोगों को अपनी राजनीति एवं अपने चतुरता के दिखावे में डूब गए हैं और लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा ओके, अभी ऑनलाइन में कोई इसका आंसर लिखा कि देख लेता हूँ, शायद ऑनलाइन में 11 तक ही किया होगा। एक मिनट, हाँ ऑनलाइन में 2 ही क्वेश्चन करने बोला था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला भी तुम लोग अभी कोई नहीं लिखा ना? सेकंड पार्ट से समझ में नहीं आया। प्रेजेंट पॉलिटिक्स। सर तो इसमें अगर हम यस बोलेंगे तो ज्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा? एक मिनट, इसका आंसर से एक बार आदित्य इधर आओ। क्या दिया इसमें? हाँ बोलो। हरि अब राजनीति पर आए हैं। यह सही स्पष्ट होता है कि राजनीति छल प्रपंच के प्राय के रूप में जानी जाती है। राजनीति में धर्म, कर्तव्य, विश्वास, अपनत्व, सुविचार आदि का कोई महत्व और स्थान नहीं है। राजनीति को धर्म का पालन करने के लिए गोपियों द्वारा याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज ही कलुषित राजनीति में ऐसा ही चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि छल प्रपंच के बिना राजनीति कैसी। वास्तव में समकालीन राजनीति छल एवं चतुराई से भरा है। सब यहाँ पर एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं। हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना, अन्याय, कमजोरों को सताना, अधिकाधिक धन कमाना आज की राजनीति का अंग बन गया है। ये आंसर थोड़ा अलग है, अलग टाइप का है जो तुम लोग बता रहे हो वो सही। हाँ अच्छा ओके, इसके आंसर तुम लोग फिर सुनो बेटा, 12 का सारे पार्ट के आंसर्स भी लिख के सेंड करना है। अच्छा सारे हो गए? फर्स्ट हो गए, सेकंड में हो गए? एक मिनट, थर्ड वाला हट जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन को रीड करो बेटा।
भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। एक मिनट, चैप्टर कौन सा है? सर वो संगतकार। संगतकार, संगतकार, अच्छा ठीक है, बोलिए। कवि मंगलेश डबराल इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संगतकार अपने आवाज को दबाकर रखते हैं और पूरे रूप से नहीं गाते हैं। हमें यह उसकी विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक को वह सम्मान देता है जिसके वह लायक है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको रीड करो। प्रस्तुत कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से ली गई है। इसमें कवि यह बताने का सफल प्रयास कर रहा है कि गायन के दौरान मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। कवि के अनुसार संगतकार की आवाज में संकोच स्पष्ट सुनाई देता है, परंतु यह उसकी अयोग्यता न होकर अपने मुख्य गायक के प्रति उसका श्रद्धा भाव होता है। इसी श्रद्धा भाव के कारण वह सतर्क रहता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक से ऊपर न चली जाए, जिससे मुख्य गायक की पहचान और उसका अस्तित्व कम न हो जाए। मुख्य गायक के मान सम्मान की रक्षा करने में ही वह अपना बड़प्पन समझता है। वह कितना भी उत्तम गायक हो परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। कवि ने संगतकार के ऐसे संकोच को उसकी विफलता न बताकर उसके मानवीय गुणों से संपन्न बताया है। ठीक है, तो हो गया, ठीक है, इसे तुमने भी लिखा। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला तो हटा दो, फोर्थ वाला फिर करना है। फोर्थ वाला क्या बेटा? फोर्थ वाला, एक मिनट, फोर्थ वन क्वेश्चन को रीड करो। धुली धूसर तुम्हारे गाल छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे झंझार। तुम्हारी एक तंतुरित मुस्कान से ली गई उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त बिंब को स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा? कवि नागार्जुन इस कथन से यह बिंब स्पष्ट करते हैं कि बच्चे के तंतुरित मुस्कान की सकारात्मक ऊर्जा के कारण कमल के फूल बाहर के तालाब में नहीं खिलते हैं बल्कि उनके झोपड़ी में आकर उगते और खिलते हैं। हाँ, उसके किसके साथ कंपेयर किया गया था? सर उसके मुस्कान को सर कमल से कंपेयर किया। हाँ, कमल उसमें वो वाला फिर लिख देना, वो वाला पॉइंट्स को भी लिखना है। ओके, कमल नहीं, उसमें अच्छा, इस धूल की वजह से ऐसा लगता है कि मानो कीचड़ में कमल का फूल खिल रहा है ना? ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी दे देना। अच्छा, ऑनलाइन में अभी तुम लोग इसको लिखा नहीं ना?